नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी नाइन की खास वीडियो आई ओपनर में। और आई ओपनर में आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईपीओ का पूरा रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ पर कि आईपीओ का बाजार कैसा है। 2024 में अगर हम आपको बताएं तो 94 के करीब आईपीओ आए थे। 2025 में अब तक 90 कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं और करीब करीब 2 महीने बाकी हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि जो 2024 का जो रिकॉर्ड था वो भी टूटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन क्या आपने ये नोट किया है कि जब भी आईपीओ लिस्ट होते हैं, कुछ आईपीओ ऐसे हैं जो अच्छे खासे लिस्टिंग प्राइस उनको मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने इशू प्राइस से भी नीचे आ जाते हैं। तो बस आज इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं, आईपीओ से जुड़े हुए मुद्दे पर, और आपको पूरा इसका डेटा भी बताएंगे पिछले 3-4 साल में आईपीओ मार्केट भारत का कैसा रहा है। पूरे के पूरे रिपोर्ट कार्ड आपके लिए लेके आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर सर। तो संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। तो सर, आज क्या हम अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं? जैसा कि वैसे हमने जिक्र तो कर दिया कि आईपीओ पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन आईपीओ में क्या कुछ खास रहने वाला है सर? एक तो आपने कहा रिपोर्ट कार्ड जी। बताएंगे कि पिछला एक साल कैसा रहा पूरा आईपीओ मार्केट के लिए, और आईपीओ मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जी। अब क्या है ना कि एक के बाद एक बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, बिल्कुल। या फिर एक आईपीओ बंद नहीं होता कि दूसरा आईपीओ खुल जाता है, एक की लिस्टिंग होती नहीं, दूसरे के ऑप्शन आपके पास पहले खुल जाते हैं। ऐसे में जब ढेर लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है आईपीओस की, तो आपको कैसे आईपीओ मार्केट में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आपसे मल्टी बैगर रिटर्न छिन ना जाए और आपकी लिस्टिंग गेन भी बने रहें। तो ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स से जो हमारी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, उसके बाद हमने आपके लिए कुछ आंकड़े भी तैयार किए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ओवर द ईयर आईपीओ मार्केट कैसा रहा है और क्यों कुछ आईपीओस ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्म करते हैं, और अंडर परफॉर्म जो करते हैं आप उससे कैसे बचें, आपको अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। आप आईपीओ में पैसा तो लगा लेते हैं, बाय बटन दबाना तो बहुत आसान है कि आपने अपने अप्लाई कर दिया आईपीओ के लिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे आपको फ्रेम करनी चाहिए, इस पर आपको एक आई ओपनर का जो स्पेशल एक एनालिसिस है वो आपके सामने रखेंगे। चलिए ठीक है सर, तो फिर आप बात करना शुरू करते हैं धीरे धीरे आईपीओ का रिपोर्ट कार्ड आपसे जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आईपीओस की जो एक भीड़ हो चुकी है, जैसा कि इस महीने भी हम देखें तो एक के बाद एक कई आईपीओ आए हैं। स्पेशली अगर सितंबर और अगस्त हम देखें तो उसमें कई आईपीओ आए थे। तो ये जो भीड़ है आईपीओस की सर, इसमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए? बिल्कुल। आप रिपोर्ट कार्ड देखिए पहले, अगर मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। 90 में से इस साल जो आईपीओ आए, जैसे आपने हाईलाइट किया, 47 ऐसे हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा आईपीओ ऐसे जो अपने इशू प्राइस के नीचे कारोबार कर रहे हैं, यानी कि निवेशकों का पैसा उसमें टूट रहा है। अगर वो बने हुए हैं, आईपीओ में पैसा लगाया, होल्ड कर रहे हैं, तो इशू प्राइस के वो नीचे हैं। 90 कंपनियां अगर आप देखेंगे तो 1,20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जुटा चुकी हैं। पिछले साल आपने राइटली मेंशन किया 94 इशूज़ आए थे, तो ये जो नंबर है, ये जो सूची है, आराम से पार हो सकती है इस साल की, जहाँ तक बात है, क्योंकि 2 महीने अभी हमारे पास है और 5 आईपीओ भी आ गए तो ये नंबर पार हो जाएगा। लेकिन आप फ्रेंजी देखिए इस तरह से आईपीओ में बस किस तरह से है कि ये जो मैं 90 आईपीओ की बात आपको बता रहा हूँ ना, उसमें से आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में ही 55 कंपनियों के आईपीओ आए हैं जो कि 72,000 करोड़ रुपए जुटा चुकी हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द इशूज जो है वो पिछले 3 महीने में आपने देखा है। जैसे जैसे मार्केट का सेंटीमेंट सुधरता है, टाइमिंग अच्छी होती है, बाजार में माहौल सुधरता है, प्रमोटर्स इनकैश करने के लिए आ जाते हैं, मर्चेंट बैंकर्स जो है ना, इस चीज़ को बनाने के लिए आईपीओस लाना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो 90 में से 47 इशू प्राइस के नीचे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए बाजार में आईपीओस आने का और निवेशकों की कतार लगने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो आपको लंबी कतार नजर आएगी। इनफैक्ट बहुत मजबूत पाइपलाइन है, बड़े बड़े इश्यूज लाइंड अप हैं। और इनफैक्ट आप जब हम बात करें ना, तो लेंसकार्ट का आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है। लेंसकार्ट का आईपीओ जी हाँ बिल्कुल खुल चुका ठीक है। हाँ। तो आपके सामने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है, फिजिक्स वाला की बात हो रही है, ग्रो एक बड़ा नाम है जो कि अपना आईपीओ बहुत जल्द ला सकता है, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स 4 नवंबर इसकी जो डेट है वो बताई जा रही है। पाइन लैब्स है, मीशो है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स है, ये कुछ कंपनियां बड़े बड़े नाम हैं जो कि लंबी कतार में बैठी हुई हैं, जिनके आईपीओस आप इसी साल शायद आते हुए देख सकते हैं। तो वो जो 94 वाला नंबर है वो बहुत आसानी से पार हो जाएगा। तो भले ही बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लोगों का, आंकड़े जो बता रहे हैं जैसे, उसके बावजूद भी निवेशकों की लाइन भी लंबी है और आईपीओस की कतार भी लंबी है। ठीक है सर, आईपीओस की कतार हमें लंबी नज़र आ रही है। जैसा कि हम नंबर्स की बात करें कि अभी तक ही 2025 में 90 कंपनियों के आईपीओस आ चुके हैं, 2 महीने अभी बाकी हैं। तो अभी बहुत सारे ऑप्शन जो आपने नाम भी गिनाए हैं यहाँ पर हमें, तो काफ़ी सारे आईपीओस आने वाले हैं। लेकिन पिछले कुछ साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले 2 साल, 3 साल का, 4 साल का, तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको कैसा नज़र आ रहा है सर?
तो ये एक्सपर्ट्स की मैं राय अगर आपके जी। सामने रखूँ ना, तो एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि ये जो फिलहाल फ्रेंजी चल रही है ना आईपीओ मार्केट में, तो ये जो पार्टी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। आखिर तो कभी ना कभी, आईपीओस की। हाँ, तो ये जी। कभी ना कभी तो खत्म होगी नहीं। जो प्राइमरी मार्केट में एक्शन जोश या फिर जो लंबे लंबे फेजेस में आईपीओ आ रहे हैं, जी। लंबी कतार है, आईपीओस में ओवर सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। कई बड़े आईपीओ आप देखेंगे ना, तो वो आप देखेंगे अभी भी इशू प्राइस के नीचे कारोबार कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इतनी अच्छी पिक्चर साउंड कर रही है ना, उतनी अच्छी पिक्चर है नहीं। और दो चीज़ों के ऊपर जो सक्सेस है किसी भी आईपीओ का वो डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तो टाइमिंग, किस समय पर आईपीओ आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा पिछले 3 महीने में कुछ 55 आईपीओ आए हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द 90 आईपीओ आप देखेंगे 3 ही महीने में आए। तो जब टाइमिंग अच्छी होती है, मूड माहौल बाजार का अच्छा होता है, सेंटीमेंट अच्छा होता है बाजार का, उसको बनाने की कोशिश की जाती है प्रमोटर्स की तरफ से और मर्चेंट बैंकर की तरफ से। तो अब टाइमिंग अच्छी चल रही है, मार्केट का सेंटीमेंट भी ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यूफोरिया है। तो प्राइमरी मार्केट में भी आप देख रहे हैं इश्यूज भर भर कर आते हुए दिख रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, निवेश रणनीति के बजाय आप क्या करें, आईपीओ में पैसा लगाना है तो छोटी अवधि का ट्रेड मान के चलिए इसको। आप इसको निवेश स्ट्रैटेजी मत मान के चलिए। एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप इसको छोटी अवधि का ट्रेड ही मान के चलिए। जब आप किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर ये साबित हो सकता है। तो आप जो आईपीओ फ्लिपिंग करते हैं ना, इधर एक आया, उसमें से पैसा निकाला, मतलब उसको बेचा, उसके लिस्टिंग गेन लिए, और दूसरे में आप एंटर कर गए, उससे होता क्या है ना, उससे पॉसिबिलिटी क्या है, एक मतलब डर है कि आपका जो वैल्यू क्रिएशन होता है कुछ बड़ी कंपनियों में या कुछ अच्छे कंपनियों में जो लिस्ट होती हैं, वो वैल्यू क्रिएशन मिस करने का एक जो रिस्क है ना, वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहता है जब आप आईपीओ फ्लिपिंग करते हैं। जो बहुत सारे आईपीओ एक साथ आते हैं ना, इसको बेचा, दूसरा ले लिया या दूसरे में अप्लाई कर दिया, वो मिले ना मिले वो ठीक है, आपकी किस्मत है, लॉटरी है। लेकिन हाँ, आप यही सोचते हैं कि इधर का पैसा निकाल के उधर लगा लूँ, 15,000 ही तो है, एक लॉट ही तो लगाना है। तो उस हिसाब से आप फ्लिपिंग से कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो वैल्यू क्रिएशन वाला जो रिस्क है ना, जो मिस करने का रिस्क है, वो भी क्रिएट हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए, तो लिस्टिंग गेन से ज़्यादा आप फोकस किस चीज़ के ऊपर कीजिए, आप डिसिप्लिन रहिए, फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस कीजिए, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनते हैं उसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे आईपीओ बाजार में भी, जैसे आप सेकेंडरी मार्केट में ये रणनीति अपनाते हैं कि डिसिप्लिन वे में फंडामेंटल्स देखकर और कंपाउंडिंग के जरिए अपने रिटर्न्स को कमाते हैं, वैसे ही रणनीति अगर आप आईपीओ मार्केट में भी रखेंगे तो वैल्यू क्रिएशन, मल्टी बैगर्स रिटर्न जो है ना, उसके मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अच्छा सर, लिस्टिंग गेन की आपने बात करी, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपको लिस्टिंग गेन पर अब फोकस नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आप शॉर्ट टू मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का एक नज़रिया लेकर चलिए। आपको क्या लगता है सर कि लिस्टिंग गेन की जब बात होती है, अगर हम अभी रिसेंटली बात करें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो लिस्टिंग गेन उसमें 50% के अराउंड मिल गया, लेकिन वहीं जब टाटा कैपिटल उससे पहले आया तो उसमें 1-1.25% के आसपास का ही लिस्टिंग गेन मिला। तो ये जो पूरा, या ग्लोटिस की बात करें तो वो डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, 35 to 40% के अराउंड वो डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। तो ये जो पूरा लिस्टिंग गेन का खेल है, या जो अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो इस पर सर जानना चाहेंगे कि किन आईपीओ में अभी आपको लग रहा है कि हाँ, पैसा बनता हुआ एक नज़र आ रहा है, और क्या लिस्टिंग गेन का ही सचमुच फ़ायदा मिल रहा है, या फिर और कोई फैक्टर्स भी आप वहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, आईपीओस अंडर परफॉर्म करना या उनका आउट परफॉर्म करना, मैं उसके रीजंस आपको बताता हूँ। पहले कुछ आंकड़े देखिए, जैसे आप मेंशन कर रहे हैं ना, कुछ बड़े बड़े नाम जिनकी इशू साइज काफ़ी बड़े हैं, वो कुछ आप आईपीओस देखिए, उसको आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से जो बड़े नाम हैं या फिर बड़े आईपीओस जो होते हैं वो भी अंडर परफॉर्म करते हैं, और हर नाम परफॉर्म नहीं करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा इशू, हर बड़ा आईपीओ वो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी की जो बात है वो की जा रही है। अब बड़े बड़े नाम में आप देखिए, मैं रिटर्न वाइज आपको बता रहा हूँ, मैं इशू साइज के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। वारी एनर्जीज, इसने आपको जबरदस्त पैसा कमा के दिया है। अभी तक आप देखेंगे 135% तक के रिटर्न है इसमें। ये 2024 में पिछले अक्टूबर में लिस्ट हुआ था, तो एक साल में आप हाँ, तो 4,300 करोड़ रुपए का इशू था ऑलमोस्ट। अच्छे खासे रिटर्न 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। 90% पैसा तो विशाल मेगा मार्ट में भी बन रहा है। ये भी 8,000 करोड़ रुपए का इशू था। 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने जुटाई थी। तो 50% का तो लिस्टिंग गेन ही था, जिस दिन खुला था उसी दिन प्रीमियम था। अभी भी करीब 46% के आसपास पैसा बन रहा है, तो ऊपरी स्तरों से ये भी हल्का हुआ है। ये भी एक सीखने वाली बात है। जहाँ पर ये लिस्ट हुआ था उससे नीचे आ चुका है फिलहाल ये। एग्जैक्टली। और hyundai मोटर का उल्टा केस है, ये डिस्काउंट पर मतलब ज़्यादा टाइम रहा, बहुत टाइम पेशेंस भी टेस्ट किया,
अब लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आई है। ये Okay. उन्हीं आईपीओस में शामिल था जब वो कलंकित आईपीओ जो बोलते 10,000 करोड़ जी, रुपए से बिल्कुल। ज़्यादा ये कभी हाँ, पैसा हाँ, नहीं हाँ। बना के देते, हम्म, उसमें शामिल रहा ये। अब लोअर लेवल से रिकवरी आई, जैसे हमने ऑटो सेक्टर में रिकवरी देखी जी। है, तो अब करीब 20% के आसपास का पैसा बन रहा है। लेकिन ऐसे कई नाम हैं, कहते हैं ना नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। उसमें एनटीपीसी सबसे बड़ा नाम, एनटीपीसी ग्रीन माफ कीजिए, Okay. 10,000 करोड़ रुपए का इशू था। अभी भी इसमें 7.5% पैसा लूज हो रहा है अगर आप इसमें होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल नवंबर में लिस्ट हुआ था, 27 तारीख की बात है। एफकॉन्स इंफ्रा 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था, यहाँ पे भी 4% की रकम आपकी टूट रही है। पिछले साल नवंबर में ये भी लिस्ट हुआ था एनटीपीसी ग्रीन से पहले, और इस साल जुलाई में एचडीबी फाइनेंशियल लिस्ट हुआ था। जी। एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी थी, बड़ा यूफोरिया था इस आईपीओ को लेकर भी, बड़ा चल रहा था कि एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी इतने जी। सालों के बाद पहला आईपीओ आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। 1.5% नीचे अभी भी अपने इशू प्राइस से, 1.5% नीचे। और Okay. टाटा कैपिटल देख लीजिए, टाटा कैपिटल से एलजी से एक दिन पहले लिस्ट हुआ था, हाँ। और देखिए अभी भी केवल 1.5% पैसा बन रहा है, उतना ही जितना लिस्टिंग के टाइम पे बन रहा था। तो जरूरी नहीं है कि बड़ा नाम हो वो आपके लिए बड़ा रिटर्न कमा के दे, जी। तो हर तरह के रिटर्न आपके सामने है। जी। हर कंपनी, हर आईपीओ, हर बड़ा नाम आपके लिए पैसा कमा के देगा आईपीओ मार्केट में, जरूरी नहीं है। इसीलिए आपकी स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हैं, किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो बहुत ध्यान से लगाइए, एक्सपर्ट्स की सुनिए। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पूछें कि आईपीओस अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा बड़े अगला नाम भी है सवाल ना, हाँ। टाटा कैपिटल ने क्यों अंडर परफॉर्म किया, जी, एचडीबी एंड- फाइनेंशियल ने क्यों किया, एनटीपीसी ग्रीन क्यों कर ग्रीन रहा में है। क्यों कर रहा है, बिल्कुल। ये सर, ये मेन फैक्टर इसमें क्या रहे हैं, आपको क्या नजर आते हैं जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर सर? कोई भी आईपीओ, कोई भी नाम हो, बड़ा नाम हो, छोटा नाम हो, जी। उसके अंडर परफॉर्म करने के पीछे 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। ओके। अगर आईपीओ सफल होने के पीछे 2 बड़े फैक्टर्स हैं ना, टाइमिंग और बाजार की जो जी। स्थिति है, सेंटीमेंट है, Sentiments। ये 2 फैक्टर्स हैं जिससे आपका आईपीओ सक्सेस रेशो काफी हद तक अच्छा है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके आईपीओ के अंडर परफॉर्म करने के या फिर आपके आईपीओ के अच्छे रिटर्न ना देने के पीछे 3 मुख्य वजह है। सबसे पहला और सबसे भयावा अगर कोई है तो वो है प्राइसिंग, यानी कि वैल्यूएशन। किस वैल्यूएशन पर आपके जो आईपीओ है वो लाया जा रहा है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि अब जो आईपीओस आ रहे हैं उनमें क्वालिटी वाइज इशू है, बिजनेसेस अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है। बिजनेसेस अच्छे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग है, क्लीन बुक्स होती हैं, अच्छे खासा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ज़्यादातर कंपनियां जो आती हैं, न्यू एज कंपनीज को छोड़ दीजिए, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छी बुक्स मेंटेन होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, रेगुलेटरी नियमों का भी अनुपालन होता है। लेकिन दिक्कत आ जाती है वैल्यूएशन पे, यानी कि किस भाव पर आईपीओ आते हैं। टेबल पर छोड़ा नहीं जाता है निवेशकों के लिए कुछ भी। ज़्यादातर आप देखिए आईपीओस आप 1 गुना भी भर जाता है ना, तो हायर बैंड पे उसको सेट किया जाता है, उसका इशू प्राइस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वैल्यूएशन एक्सट्रैक्ट किया जाए। मर्चेंट बैंकर्स की यही कोशिश रहती है और यही प्रमोटर्स की भी मंशा रहती है कि जो वैल्यूएशंस है उसको पीक लेवल पर किस तरह से निचोड़ लिया जाए। तो फ्रॉड होने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो तो नहीं है जिस वजह से पैसा टूटता है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन महंगे वैल्यूएशन पर, ऊंचे दाम पर, पीक वैल्यूएशंस पर जिस तरह से आपके प्रमोटर्स की ओर से आईपीओ लाए जाते हैं, भले वो स्टेक बेच रहे हो उसमें, चाहे वो ना बेच रहे हो, पीक वैल्यूएशंस जो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश है ना, वो एक अच्छी कंपनी को भी हर भाव पर अच्छा निवेश ना बनने के लिए मजबूर कर देती है। बिल्कुल। तो कंपनी भले ही अच्छी है, हर समय वो अच्छा निवेश है, अच्छे निवेश की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सब कुछ डिपेंड करेगा वैल्यूएशन के ऊपर। मेन रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं कि वो अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। पहला तो आपने बता दिया वैल्यूएशन, दूसरा जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट होती है आईपीओ के लिए। आप कुछ आंकड़ों से समझिए इस बात को। पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो कुछ 120 कंपनीज है जो कि शेयर बाजार में लिस्ट हुई हैं। अब देखिए, पहले से कुछ कंपनियां लिस्टेड हैं और कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि पहले बाजार में मौजूद हैं, और कैपिटल भी उतना ही है। तो पैसा पैसे को चेस करता है, लेकिन पैसा है तो उतना ही मार्केट में। उसी फ्रेमवर्क में उतने ही सेट ऑफ नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स और जो पूंजी अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है मार्केट में, उसी में आपको अपना सेटअप करना है आके, जो बाकी कंपनियां भी फिट इन हो रही हैं। तो होता क्या है कि इस भीड़ में जब आईपीओस की लंबी कतार लग जाती है, बड़े बड़े इश्यूज आते हैं और बड़ा बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से, लिक्विडिटी के ऊपर इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो टाइमिंग इस चीज़ की ऊपर आपको देखनी है कि आप कभी उस भीड़ में जाके ना फंस जाएं जब पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। क्योंकि रिटेल निवेशक आमतौर पे क्या करते हैं कि अपना पैसा घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, जिसको हम आईपीओ फ्लिपिंग भी बोलते हैं। तो एक में से पैसा आया बाहर, चाहे वो लिस्टिंग गेन होके आ गया, चाहे वो बिना सब्सक्रिप्शन के आपको पैसा वापस आ गया, आपके पास अनब्लॉक हो गया, उस पैसे को आप दूसरे में फिर शिफ्ट करते हैं या फिर दूसरे इधर से निकाला उधर लगा दिया। हाँ, तो उससे क्या होता है ना
ये जो स्विचिंग है या फ्लिपिंग जो है उससे ना प्राइस डिस्कवरी भी नहीं हो पाती है सही से, क्योंकि आपने पैसा लगाया, उसमें से जब गेन मिला तो आप उसमें से निकल गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या कंपनी है, क्या वैल्यूएशन है, किस प्राइस पर लाया गया है। आपको पता था कि आपको लिस्टिंग गेन लेकर निकलना है जितने भी हो जाएं। तो फिर जो प्राइस डिस्कवरी होती है, जो वैल्यू निकल के आती है किसी शेयर की, जो माना जाता है कि 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 क्वार्टर के बाद निकल के आएगी, वो प्राइस डिस्कवरी हिंडर होती है या फिर उसमें कुछ इंपैक्ट पड़ता है। तो टाइमिंग भी जो है ना वैल्यूएशन के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय वो आईपीओ आ रहा है। बिल्कुल सर। तो संदीप सर, ये तो बात होगी टाइमिंग की, वैल्यूएशन की भी हमने बात कर ली। अब तीसरा जो मुझे लगता है कि मेन फैक्टर इसमें है कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटाने वाली है, जो रकम वो जुटाने वाली है, उसका वो यूज़ कहाँ पर कर रही है। क्योंकि एक्सपर्ट्स तो यही सलाह दे रहे हैं कि जिन कंपनियों का 100% ओएफएस है, उन्हें फिलहाल अवॉइड ही किया जाए। पूरा यानी 100% या फिर मेजॉरिटी ओएफएस अगर होता है, ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, जो शुरुआती निवेशक हैं, वो अपना स्टेक बेचते हैं या फिर कैश इन करते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं कंपनी में से। ऐसी कंपनी को लेकर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि रेड फ्लैग रेज करते हैं। तो आपको उस चीज़ को लेकर जब किसी ऐसी कंपनी में, किसी ऐसे आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हैं ना, आपको एक बार ज़रूर सवाल पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों इस कंपनी में पैसा लगाऊं जिसमें ऑलरेडी जो निवेशक हैं वो निकल रहे हैं, पूरा ओएफएस है, कोई फ्रेश इशू नहीं है, कंपनी के पास कोई रकम नहीं आ रही है, पूरा पैसा जो है जो मौजूदा निवेशक या फिर जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ही जा रहा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पूरा 100% ओएफएस है या फिर मेजॉरिटी ओएफएस है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। इस चीज़ को इस तरह से भी नहीं समझना चाहिए। क्वेश्चन मार्क जरूर रेस करना चाहिए कि हो सकता है कंपनी को पैसे की जरूरत ही ना हो, उसको केवल लिस्टिंग की वजह से या किसी को एग्जिट देना है उस वजह से वो पैसा निकाल रही है, आईपीओ लेके आ रही है। तो देखना होगा आपको कि ये जो पैसा कोई कंपनी अगर रेस कर रही है, केवल ओएफएस वाला ही पूरा पार्ट है, तो क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर रेस कीजिए, उसको जानने की कोशिश जरूर कीजिए। हाँ, ये ना हो जाए कि जो 100% ओएफएस वाली कंपनियां होती है या फिर ज़्यादा मेजोरिटी ओएफएस जिसमें होता है ना, उसमें डर इस चीज़ का होता है कि वैल्यूएशन पीक में ना हो कभी। क्योंकि जो इन्वेस्टर स्टार्टिंग से है वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें से निकाल लूँ, यानी कि पीक पर अपना स्टेक बेचूं, पीक पर अपना जो माल है वो निकाल कर एग्जिट कर जाऊं। तो बस आपको यही देखना होगा कि जो होप ड्रिवन कंपनियां होती हैं, ये जिसमें भविष्य में जो होने वाला होता है उसको आप आज महंगा दाम देकर कभी खरीद तो नहीं लेंगे, जिससे फिर उस कंपनी की अगर डिलीवरी में हल्का फुल्का भी इधर उधर हुआ, चाहे वो ग्रोथ को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, फिर उन कंपनियों के शेयरों में गिरावट बहुत ज़्यादा आती है। तो आप कभी उस सिनेरियो में ना फंस जाएं कि पूरा ओएफएस है, ज़्यादा होप ड्रिवन है, वैल्यूएशन पीक पे है, बहुत ज़्यादा कंपनी को डिलीवरी रेट हाई रखना होगा, अगर कहीं भी फॉल्टर हो गई कंपनी तो फिर शेयर की पिटाई हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ओएफएस का इसलिए आ जाता है कि कहीं आप महंगा दाम देकर ना कहीं उसमें एंटर कर जाएं। ओके, तो चलिए संदीप सर, ये तो हो गए 3 ऐसे पॉइंट्स, 3 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आईपीओस भी अंडर परफॉर्म करते हैं और जिसका इन्वेस्टर्स को भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब सर, सबसे अहम सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, शुरुआत में हमने जिक्र भी किया कि आखिर एग्जिट स्ट्रेटजी ये कैसी बनाई जाए किसी आईपीओ में, कि उसमें से निकलें या फिर बने रहें, होल्ड करें, और कितना लंबा उसको होल्ड करें। इसमें कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है। मैं एक दो आपके सामने रखता हूं कि जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपको रुकना है या फिर किसी कंपनी से निकल जाना चाहिए। लिस्टिंग के बाद जो कुछ 1, 2, 3 क्वार्टर्स के जो नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत अहम होते हैं किसी भी कंपनी के लिहाज से। जैसे मैंने आपको कहा, आजकल जो कंपनी सारी उनमें क्वालिटी का इशू नहीं है, रेगुलेटरी नॉर्म्स भी सब कुछ सेट है, सब कुछ अनुपालन किया जाता है नियमों का, बुक्स भी क्लीन होती हैं। लेकिन आईपीओ से पहले अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बुक्स जो है ना, या फिर जो नतीजे आते हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे दिखाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 क्वार्टर्स आप देख लीजिए, नंबर्स अगर ठीक ठाक आ रहे हैं तो उस कंपनी के साथ आप बने रह सकते हैं। वैसे एक आईपीओ हाई या फिर लिस्टिंग के बाद अगर अपने हाई को स्टॉक मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर बना रह रहा है, तो उसमें बने रहना चाहिए। ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजीज भी हैं जो कि कुछ एक्सपर्ट्स सुझाते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है जो फंडामेंटल बेसिस पर आप 1, 2, 3 क्वार्टर्स के नंबर्स देखकर ज़रूर फॉलो करके चल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 1, 2, 3 क्वार्टर्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, और नतीजों के साथ साथ ये भी देखिए जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया, अगर आप रुक रहे हैं, क्या उसमें मार्केट शेयर गेन हो रहा है, यानी कि अपने कंपटीशन के मुकाबले कंपनी क्या अच्छा कर रही है, मार्केट शेयर गेन कर रही है। और तीसरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट और देखिए, नतीजों के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, मैनेजमेंट कैसा साउंड कर रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंट है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, कंपनी की जिस बिजनेस मॉडल में है, जिस इंडस्ट्री में है, क्या वो बिजनेस उस इंडस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप उस कंपनी में बने रह सकते हैं। तो फिर आपके जो मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के, या फिर कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग के जरिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाने के जो एक मौके होते हैं, वो फिर आपसे नहीं छूटते हैं। तो ये अगर आप फॉलो कर लेते हैं और उसके साथ साथ टाइमली आप एक री इवैल्यूएशन भी कंपनी का करते रहें,
क्वार्टरली नंबर्स तो आपको देखने हैं, उसके साथ साथ ये भी देखते रहें, जैसे मैंने आपको कुछ कहा कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है, इंडस्ट्री की पोजीशनिंग कैसी चल रही है, इंडस्ट्री में तो कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते रहें और कंपनी में बने रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके मल्टी बैगर रिटर्न बनने में कोई आपकी दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको वो भी डर नहीं रहेगा या फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि मुझे लिस्टिंग गेन लेकर निकलना ही निकलना है। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, ये निष्कर्ष वहाँ से निकल के सामने आए। तो जितना इम्पोर्टेंट एक कंपनी में आईपीओ में सब्सक्राइब करना, अप्लाई करना है, एग्जिट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को खासतौर पे ये ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से आप आईपीओ में एंट्री करते हैं, आप कोई भी आईपीओ आता है उसकी आप वैल्यूएशन या टाइमिंग नोट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उस पर, बस आप लिस्टिंग गेन के लिहाज से ही उसको सब्सक्राइब करने की सोचते हैं। इसलिए आपको एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी एक बनाना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा आई ओपनर पसंद आया होगा। आपके सामने हमने पूरे आईपीओ का रिपोर्ट कार्ड पिछले 3-4 साल में कैसी परफॉर्मेंस रही है आईपीओ मार्केट की, ये भी आपके सामने रखा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।